वेरी गुड आफ्टरनून। आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने चुना है वो है एक्सपोज़र फैक्टर। एक्सपोज़र फैक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है रेडियोलॉजी के अंदर, रेडियोग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा है। रीज़न ये है कि जब कन्वेंशनल एक्सरे जब हम लोग यूज़ करते थे तो उसमें एक रेडियोग्राफर्स का या हम टेक्नोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक चीज़ थी। हर एक बंदा, हर एक पर्सन, हर एक रेडियोग्राफर का उनका अपना स्किल्स था जिसके बेसिस पे वो एक अच्छा रेडियोग्राफ जो है ना डेवलप करता था। आज वो सीन नहीं है, क्योंकि आज डिजिटल रेडियोग्राफी है जिसमें CR और DR का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कंट्रास्ट को, ब्राइटनेस को, जूम कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आज के एक्सरे में है। लेकिन जब कन्वेंशनल एक्सरे हम लोग यूज़ कर रहे थे उस वक्त एक्सपोज़र फैक्टर का रोल बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है कि आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो एक बच्चा भी हो सकता है, एक बूढ़ा भी हो सकता है, और एक हेवी वेट का पर्सन भी हो सकता है, और एक लीन एंड थीन दुबला पतला भी पेशेंट हो सकता है। तो ऐसा है नहीं कि सभी का एक्सपोज़र सेम पार्ट का सेम होगा, क्योंकि उसके लिए अगर आपको सबका इमेज क्वालिटी आपको अच्छा चाहिए तो आपको चूज़ करना पड़ेगा सूटेबल एक्सपोज़र फैक्टर। इसीलिए एक्सपोज़र फैक्टर की ज़रूरत पड़ी, और इसीलिए इसका हम थोड़ा डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ईच टाइम टू गेट अ प्रॉपर रेडियोग्राफ अ सेट ऑफ फैक्टर सेट टू बी चूजन डिपेंडिंग ऑन रीज़न टू बी एग्जामिन इट्स थिकनेस, डेंसिटी एंड पैथोलॉजी। मतलब हर एक टाइम आपको चाहिए प्रॉपर रेडियोग्राफ, तो आपको सेट ऑफ फैक्टर जो है चूज़ करना ही पड़ेगा। और वो किसके बेसिस पे चूज़ करेंगे कि किस रीज़न का आप एग्ज़ामिन कर रहे हैं, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, और उसकी पैथोलॉजी क्या है। वो पेशेंट किस वजह से आपके पास, किस डायग्नोसिस के लिए, किस बीमारी के लिए को डिटेक्ट करने के लिए आया हुआ है, इन सभी चीज़ों को नज़र में रखने के बाद आपको एक्सपोज़र फैक्टर को चूज़ करना पड़ेगा। हमने उसका एक शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से लर्न करने के लिए उसको आप लोग भी अपना कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको एक्सपोज़र फैक्टर में क्या क्या फैक्टर्स हैं वो आपको याद रहे। हमने उसको एक तरीके से लर्न करने के लिए लिखा हुआ है MKF इज़ SRG CDC। इसमें सभी का फर्स्ट जो लेटर है कैपिटल लेटर, उससे एक फैक्टर्स का पता चलता है। M4 क्या है हमारा? MAS है, K4 KBP है, और F4 FFD है। SRG का मतलब है स्कैटर रेडिएशन ग्रिड, और IS का मतलब है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और CDC का जो मतलब है कोन, डायफ्राम एंड कॉलिमेशन। ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं। तो उसमें पहला नंबर आपका आता है M4 MAS, और MAS एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्यूब करंट एंड टाइम, मिली एम्पेयर सेकेंड। तो ये क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट है ये करंट का, ट्यूब करंट का और टाइम का। आगे देखो, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके दो अलग अलग वर्ड्स हैं इसमें। जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? एक करंट का है, दूसरा टाइम का है ना। अब टाइम क्या है हमारा? मिली एम्पेयर। पहले करंट की बात कर रहे हैं तो मिली एम्पेयर है। तो मिली एम्पेयर का रोल क्या है एक्सरे में? अगर मिली एम्पेयर आप हाई रखते हो तो एक्सपोज़र टाइम शुड बी शॉर्ट। MA जितना भी आप हाई रखोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आप एक्सपोज़र टाइम को कम रख सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा? मोशन अनशार्पनेस को ये रोक सकता है। मोशन अनशार्पनेस आपके फिल्म पे दिखाई नहीं देगा। और इसी वजह से जो एक्सरे की जो मशीन है, जो हाई MA की मशीन होती है, लो MA की मशीन से बेटर होती है। रीज़न, आप एक्सपोज़र टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। और नहीं तो कंडीशन क्या होगा? एक पेशेंट को एक्सपोज़र डोज भी बहुत लगेगा।
अगर आपको लो एमए की मशीन अगर होगी तो पेशेंट को क्या होगा, डोज भी ज़्यादा लगेगा इन कंपेयर लो हाई एमए के मशीन के कंपेयर में लो एमए की मशीन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, रेडिएशन डोज भी पेशेंट को ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप करंट मिली एम्पेयर आप हायर एमए की मशीन यूज़ कीजिए ताकि आप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, अगर आप कम एक्सपोजर देते हो तो उससे कंडीशन क्या होगा, लैक ऑफ डेंसिटी होगी। फिल्म के ऊपर क्या होगा, डेंसिटी की कमी होगी, और जब एक डेंसिटी की कमी होगी तो डिटेल्स जो है ना, जो आप देखना चाहेंगे वो नहीं देख पाएंगे। अगर आप टू मच एक्सपोजर देते हो तो इसका मतलब है कि वो ओवर एक्सपोजर फिल्म होगी, और जब ओवर एक्सपोजर फिल्म होगी तो फिल्म के ऊपर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। उसकी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ भी आपको डिटेल्स नहीं मिलेगा, मतलब आपको ओवर एक्सपोजर हो का केस हो या अंडर एक्सपोजर का केस हो, दोनों केसों में आपको क्या होगा, नुकसान होगा। दोनों में कंट्रास्ट का लॉस होगा। दोनों में क्या होगा, कंट्रास्ट का लॉस होगा। कंट्रास्ट का लॉस का मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट के बीच में जो विजिबिलिटी होगी वो कम होगी। मतलब आपका जो कंट्रास्ट होता है, अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग के अंदर डिफरेंस होता है। अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। और कंट्रास्ट जितना अच्छा होता है, दो आप एडिसेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके बीच में जितना क्लियरिटी होगी, जितना ज़्यादा विजिबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका जो है ना फिल्म पे जो है ना डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसीलिए अच्छा तरीका ये है कि आपको जो है ना बेस्ट सूटेबल आपको जो है ना एक्सपोजर देना पड़ेगा, ना हाई ना लो। ठीक है, आइडियली कंडीशंस ये है कि आपको एमए हाई रखना चाहिए और केबीपी कम रखना चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, आपको पेशेंट को रेडिएशन डोज ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपको एक बैलेंस बनाने के लिए कि फिल्म पे डिटेल्स भी आ जाए और पेशेंट को क्या हो, डिटेल्स पेशेंट को एक्सपोजर भी ज़्यादा ना लगे, उस केस में हम क्या करते हैं, एमए शॉर्ट कम रखते हैं और केबीपी ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है अब आ जा रहा है, किलोवोल्ट पीक की बात कर रहे हैं। अब इसकी कंडीशन कैसा होना चाहिए, किस तरह का जो ना हमें सेलेक्ट करना चाहिए। हमें जो है ना केबीपी जो सेलेक्ट करना है उसमें मेन टारगेट ये होना चाहिए कि ये बॉडी को क्या करे, पेनिट्रेट कर सके और वो फिल्म तक पहुंच जाए। जो भी एक्सरे है वो आपके बॉडी को क्या करे, पेनिट्रेट कर सके, पार कर सके और वो फिल्म तक पहुंच सके। आपको ये केबीपी का जो मतलब वैल्यू है वो आपको रखना है, जिसकी वजह से वो पेशेंट से लेकर आपके फिल्म तक वो पहुंच सके। लेकिन एक बात है, हायर केबीपी की वजह से क्या होता है, आपका कंट्रास्ट मिनिमाइज होता है, लेकिन बेनिफिट क्या है, आपको रेडिएशन डोज आपको कम लगेगी। तो आइडियली हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं कि केबीपी भी हाई रखते हैं और एमएस शुड बी लो, ताकि इससे फ़ायदा क्या होता है, हमें पेशेंट को रेडिएशन डोज कम लगता है और हम जो है जो केबीपी का सिलेक्शन है वैसा करते हैं जिससे हमें डिटेल्स लॉस ना हो, बल्कि डिटेल्स हमें मिल जाए। आगे का हमारा जो है एफएफडी है, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। फिल्म टू फोकस डिस्टेंस में भी कंडीशन क्या है कि आप एफएफडी अगर बढ़ाएंगे, मतलब फिल्म से लेके फोकस जहाँ से एक्सरे ट्यूब है, अगर उसकी दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस वो रिड्यूस होगा। दूसरी बात, मैग्नीफिकेशन भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी और डिस्टॉर्शन भी आपका कम हो जाएगा। तो इसी वजह से एफएफडी क्या रखना चाहिए हम लोगों को, फिल्म से लेके जो आपका फिल्म से और फोकस का जो डिस्टेंस है वो स्टैंडर्ड रखना चाहिए, ताकि आपको जो है ना ये तीनों चीज़ें, ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस, मैग्नीफिकेशन और डिस्टॉर्शन, ये मिनिमाइज हो सके। अब मैग्नीफिकेशन के मतलब में क्या समझते हैं आप, जो मैग्नीफिकेशन है हमारा,
जो बॉडी पार्ट का आप एक्सरे कर रहे हैं, मतलब उसका जो इमेज है, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज की जो बात कर रहे हैं, वो इस तरीके का हो प्रोपोर्शनली, जो जिससे पता चले कि उसके अंदर कोई अनइक्वल जो है ना मैग्नीफिकेशन नहीं है, प्रोपोर्शनली वो इंक्रीज या डिक्रीज किया हुआ है। और डिस्टॉर्शन का मतलब वही होता है अनइक्वल मैग्नीफिकेशन। मान लो आपका 5 फिंगर्स है और ये फिल्म के अंदर ये इमेज जो है उसमें आपको क्या दिखाई दे, अनइक्वल जो है ना इसमें अंदर मैग्नीफिकेशन दिखाई दे कि थंब आपका कुछ और इंक्रीज किया है प्रोपोर्शन में और लिटिल फिंगर किसी और प्रोपोर्शन में इंक्रीज किया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। एक नॉर्मल पेशेंट का भी फिंगर आपको लगेगा कि किसी वजह से तो नहीं हो गया है। तो उसके लिए तरीका यही है कि आपको स्टैंडर्ड FFD रखना पड़ेगा ताकि ये जो अनशार्पनेस इन सब चीज़ों से होती है वो नहीं होगी। आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास एक कैलकुलेशन भी है कि एक न्यू एक्सपोजर को हम जो है इस मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कि न्यू MAS इजिकल टू क्या होता है हमारा, न्यू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओल्ड डिस्टेंस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल MAS। तो ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है, इससे आप जो है ना कोई एक इसमें से मिसिंग हो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका न्यू MAS क्या यूज़ करेंगे, न्यू डिस्टेंस क्या यूज़ करेंगे, ओल्ड डिस्टेंस स्क्वायर का क्या यूज़ करेंगे और उसी तरीके से ओरिजिनल MAS क्या होगा। मतलब कोई भी इसमें से एक मिसिंग हो तो आप दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हो और वो जो ना वो पैरामीटर आपको मिल जाएगा। अगला फैक्टर्स हमारा है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्चुअली क्या है, ये भी क्या करता है, अगर आपको रेडिएशन जो डोज जो पेशेंट को लगता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वजह से आपको रेडिएशन डोज कम लग सकता है। इसी वजह से इसके बारे में कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए कि डिफरेंट जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है वो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ और डिफरेंट कलर ऑफ लाइट को क्या करती है, एमिट करती है। एक्चुअली क्या है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक्सरे को ऑब्जर्व करके उसको लाइट में कन्वर्ट करती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको कम एक्सपोजर से भी, कम MAS से भी, कम एक्सरे से भी आपको रिक्वायर्ड टारगेट अचीव हो सकता है, जिससे आपको इमेज क्वालिटी अच्छी हो सकती है कम रेडिएशन से भी। तो इसीलिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से फ़ायदा क्या है कि पेशेंट को रेडिएशन डोज क्या होता है इससे भी कम लगती है। लेकिन यहाँ पे इशू है, फास्ट स्क्रीन के लिए जैसे आपको बताया कि रेडिएशन डोज कम लगेगी, किसके कंपैरिजन में, स्लो स्क्रीन के कंपैरिजन में, सेम अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन क्या है, लेकिन क्या होगा, स्क्रीन अनशार्पनेस क्या हो जाती है, इसकी वजह से अगर फास्ट स्क्रीन यूज़ करेंगे तो स्क्रीन अनशार्पनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हालांकि फास्ट स्क्रीन का एडवांटेज आपको बता ही दिया है कि लेस रेडिएशन डोज होगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये होगा कि स्क्रीन अनशार्पनेस ज़्यादा होगी और इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, इमेज क्वालिटी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन आजकल जो है ना ऐसे मटेरियल यूज़ किया गया है जिसकी वजह से जो इमेज क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती है, इमेज क्वालिटी आपकी का स्टैंडर्ड अच्छा ही रहता है, वो है हमारे रेयर अर्थ फॉस्फर। इनका एडवांटेज क्या है इससे मटेरियल का कि एक्सपोजर टाइम को आप एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हो और इसकी वजह से स्क्रीन अनशार्पनेस नहीं आएगी। ये इसके बेनिफिट्स हैं। पहले वाले में कंडीशन नहीं था, ठीक है, स्लो स्क्रीन होता था, उससे रेडिएशन डोज ज़्यादा लगती थी। अब फास्ट स्क्रीन है, रेडिएशन डोज कम तो लगता था, लेकिन नुकसान क्या होता था, जो स्क्रीन अनशार्पनेस वो इंक्रीज कर जाती थी। लेकिन जब से रेयर अर्थ फॉस्फर का इन्वेंशन हुआ और इसका यूटिलाइजेशन हुआ, इसका यूज़ हुआ, इसका एप्लीकेशन हुआ, देन ये फ़ायदा हुआ कि स्क्रीन अनशार्पनेस नोटिसेबल इंक्रीज नहीं रही। मतलब वो ऐसा था कि वो नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते थे। तो ये इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारा फ़ायदा हुआ
और 4 फॉस्फर जो ना हमारे पास है एग्जाम्पल उसके, गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड, लैंथानम ऑक्सीसल्फाइड, लैंथानम ऑक्सीब्रोमाइड, इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड। ये सभी क्या होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं टर्बियम से। और टर्बियम क्या है, या ये सब के सब एक्टिवेटर है। और एक्टिवेटर जैसे एंजाइम है और जैसे आपका कैटलिस्ट होता है, इन सभी का काम क्या होता है, इन सभी का काम ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना होता है। तो सेम है यहाँ पर जो एक्टिवेटर है उनका काम यही है कि उसको जो रिएक्शन है या जो होना है वो उसको फास्ट कर देगी। अब इसमें सभी एक्टिवेटर हो टर्बियम से एक्सेप्ट लैंथानम ऑक्सीब्रोमाइड, ये टर्बियम और थोलियम दोनों से क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो ये अब हमारा जो है अगला जो फैक्टर है वो ग्रीड है। और ग्रीड का काम जनरली क्या होता है, ग्रीड क्या करते हैं, एक्चुअली बक्की में यूज़ होता है। और जब आप थिक पार्ट का जब एक्सरे करना चाहते हो तो जो भी थिक, जैसे आपका स्कल हुआ है ना, उसी तरीके से आपका स्पाइन का हुआ, एब्डोमेन हुआ, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ग्रीड का यूज़ करते हैं। ये आपके ये कहाँ होता है, टेबल और कैसेट और उसके कैसेट और पेशेंट के बीच में होता है। और इसका काम क्या होता है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, जो सेकेंडरी रेडिएशन है, जो अपने पाथ से डेविएट किए हुए रेडिएशन है, उसको ये ऑब्जॉर्ब करती है। और ग्रिड जनरली क्या होता है, लेड का बना हुआ होता है। ग्रिड इक्वल टू ग्रिड रेशियो अगर कह सकते हो या ग्रिड कहोगे, वो इक्वल टू क्या होता है, H/D होता है। H मतलब होता है हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप, और D इक्वल टू होता है कि उनके दो लेड स्ट्रिप के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इंटर स्पेस डिस्टेंस होता है, उसको हम D कहते हैं। तो वो क्या होता है कि जो भी आपके एक्सरे ट्यूब से जरा सा भी अगर अपने पाथ को डेविएट करेगा तो सारे के सारे क्या होते हैं, वहाँ पे जाके ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो है ना, फिल्म के ऊपर जो फॉग बनता वो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ इट इज कैप बिटवीन द पेशेंट एंड फिल्म, इट एटेन्यूएट स्कैटर रेडिएशन। पेशेंट और फिल्म के बीच में हो रखते हैं, और ये स्कैटर रेडिएशन वो क्या करती है, ऑब्जॉर्ब करती है और कंट्रास्ट को इम्प्रूव करता है और इमेज क्वालिटी को भी। और इसका इस्तेमाल जैसे हमने बताया कि जब भी हम थिक और डेंस पार्ट का रेडियोग्राफी करना हो तो हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी जहाँ भी इस तरह का थिक पार्ट और डेंस पार्ट का करना हो तो आपको यूज़ करना चाहिए। और दूसरी बात है कि एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह का जो हम करते हैं उस केस में ग्रिड का यूज़ नहीं करते, चाहे अपर लिम हो लोअर लिम हो, इस कंडीशन में हम लोग यूज़ नहीं करते। उसके बाद में अगला हमारा है फैक्टर है, कोन है, डायफ्राम एंड कॉलिमेशन है। ये सभी डिवाइसेस का काम है पेनम्ब्रा को रिमूव करना, और उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल जो अनशार्पनेस होती है वो आपका डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पेनम्ब्रा होता है, इसका डायग्राम भी आपको आगे मिल जाएगा। वो रीज़न जहाँ पे सभी या कुछ जो है ना लाइट सोर्स जो है ऑब्सक्योर हो जाए, छुप जाए, या तो मान लो कि ऐसा रीज़न जहाँ पे सभी लाइट, जो भी लाइट आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो वो लाइट्स की वजह से आपके पीछे जो शैडो बनना है, तो क्या हो जाए कि वो लाइट को सभी को ऑब्सक्योर कर जाए या कुछ लाइट को करे, वो आपका पेनम्ब्रा है। और जो अम्ब्रा होता है वो फुल्ली साइडेड होता है, मतलब कि जहाँ पे सबसे डार्क जो पार्ट होगा, जो इनर रीजन ऑफ द शैडो होगा, जो ऑपेक मटेरियल है उसके ज़रिए जो बनेगी, उसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रा। ऑपेक का मतलब होता है यह है कि जिसके ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से रेडिएशन पार ना कर सके, उसको ऑपेक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑपेक जो मटेरियल होगा उसके अंदर से क्या होता है, एक्सरे पास नहीं करती है। ठीक है ना, स्पेशली एरिया जो आप उसका एग्जांपल कह रहे हैं कि इसको ऐसे समझिए कि अर्थ के ऊपर वो एरिया जो टोटल फेज ऑफ एक्लिप्स को एक्सपीरियंस कर रही है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम में सन है और अर्थ के ऊपर जो है उसकी रोशनी पड़ रही है, और उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो सबसे
सबसे डार्क पॉइंट है, ठीक है, जो इनर शैडो है आपका, वो सभी के सभी वो अम्ब्रा है हमारा, और उसके दूसरे साइड पे, दोनों साइड पे जो उसके कंपैरिजन में क्या है, उतना डार्क नहीं है, ज़्यादा डार्क नहीं है, वो आपका पेनम्ब्रा है, ठीक है। तो ये है हमारा अम्ब्रा पेनम्ब्रा, और इसको हम जो है ना, जो उसकी ज्योमेट्रिकल जो अनशार्पनेस होती है, उसमें हम लोग किसकी वजह से, किसका इस्तेमाल करके, कोन है, डायफ्राम है और कॉलिमेशन है, इसका यूज़ करके उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो एक्सरे ट्यूब होता है उसके अंदर ही ये सारे लगे होते हैं, कोन, कॉलिमेशन और डायफ्राम, और उसकी वजह से आपको ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस जो है ना आप डिक्रीज़ करते हो उसकी वजह से। जितना पार्ट आपका जो क्या होता है, जितना पार्ट आपको, जिस पार्ट का भी आपको एक्सरे करना है, इन डायफ्राम या कोन को आप उतना ही तक लिमिट करते हो, ताकि उससे क्या हो जाए, ज्योमेट्री की वजह से जो अनशार्पनेस आती है वो अनशार्पनेस ना हो। और शार्पनेस की बात हमने बताया हुआ है कि बाउंड्रीज जो है, इसके बाउंड्रीज, क्लोज फिगर की बाउंड्रीज अगर क्लियर नहीं है, या उसके शार्प मार्जिन ऑफ द बाउंड्रीज आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो इमेज शार्प नहीं है। शार्प इमेज के लिए ज़रूरी है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके क्लोज बाउंड्रीज क्लियर दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो आज के टॉपिक हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच।